Assalamualaikum. Today we are starting with the fifth chapter of Federal Book Chemistry and the name of the chapter is Physical States of Matter. सबसे पहले अगर हमें कोई ये बोलेगा कि फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर का क्या मतलब होता है तो हम इसके नाम से मतलब निकालने की कोशिश करेंगे कि फ़िज़िकल स्टेट्स का क्या मतलब होता है। सबसे पहले फ़िज़िकल स्टेट्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ हमें देखने से पता चल रही है कि अगर हमें कोई दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करना है कि ये चीनी है या नमक है जैसे, तो हम हाथ लगाकर उसको बता सकते हैं कि ये चीनी है और ये नमक है। तो ऐसी चीज़ें अगर हम उसका डिफरेंस टच कर बता सकें बग़ैर किसी केमिकल रिएक्शन के या फिर बग़ैर किसी केमिकल को ऐड किए, तो ऐसी चीज़ को हम ये कहेंगे कि ये फ़िज़िकल स्टेट है किसी भी चीज़ की। जैसे अगर हमें कोई ये कहे कि चीनी को और नमक को आपस में डिफ़रेंशिएट करना है कि कौन सी चीनी है और कौन सा नमक है, तो सबसे पहले हम हाथ लगा कर देखेंगे। जब हम चीनी को हाथ लगाएंगे तो जो उसके क्रिस्टल्स होंगे वो हमें हाथों पर चुभेंगे, वो प्रॉपर क्रिस्टल की फॉर्म में होगा। और अगर वो क्रिस्टल्स नहीं हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ नमक जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमें प्रॉपर क्रिस्टल्स महसूस नहीं होते, तो वो नमक की फ़िज़िकल स्टेट है। इसी तरह क्या है, और भी बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं, जैसे कि ओडर स्मेल एक ऐसा डिफरेंस है जो हम चीज़ों को स्मेल कर बता सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में अगर कोई खाना बनता है तो हम सबसे पहले उसको सूंघ कर भी बता सकते हैं कि ये कौन सा खाना है। इसी तरह अगर कोई केमिकल है, जैसे दो केमिकल हैं, एक एसिटिक एसिड है और एक हमारे पास शुगर है, तो जब हम उसको सूंघेंगे तो हमें अगर उसके अंदर कोई ऐसी स्मेल मौजूद है जो सच में उसका एक ऐसा कैरेक्टर है जो उसको दूसरे किसी भी केमिकल से डिस्टिंग्विश करवाता है, तो हम उसको देख कर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं सूंघ कर के ये असल में कौन सा केमिकल मौजूद है। इसके अलावा हम एक और तरीके से फिज़िकल स्टेट के बारे में बता सकते हैं, जो कि ये है कि अगर हम लोगों ने दो केमिकल्स लिए और दोनों की शेप एक दूसरे से अलग है, तो ये एक ऐसा करैक्टर है कि हमें कोई केमिकल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एक केमिकल है उसकी शेप निडल शेप्ड होती है और दूसरा केमिकल है उसकी जो शेप है वो क्लब शेप्ड होती है या कोई और शेप होती है, रिंग शेप होती है, तो वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं और उसका अंदाज़ा हमें बग़ैर किसी केमिकल रिएक्शन के लग जाएगा और हमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करना पड़ेगा। ऐसी तमाम चीज़ें जो हम सिर्फ देख कर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बग़ैर किसी केमिकल रिएक्शन को किए हुए, उन चीज़ों को हम कहेंगे कि ये फ़िज़िकल स्टेट्स हैं। और अगर हमने कोई केमिकल ऐड कर दिया अब, तो हम क्या कहेंगे कि ये कोई केमिकल रिएक्शन है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन के मुताबिक हम दो केमिकल्स को आपस में एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वो फ़िज़िकल स्टेट के अंदर नहीं आएगा। अब एक लफ्ज़ आता है इसके अंदर मैटर। तो मैटर क्या होता है, हमें शुरू से बताया जाता है कि मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड हैज़ वॉल्यूम, दिस इज़ नोन एज मैटर। मास का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, कोई चीज़ है जिसका अपना कोई मास है और अगर हम उसे किसी जगह पर रखते हैं तो वो जगह को ऑक्यूपाई करता है, घेरता है अपने स्पेस की वजह से, अपने वॉल्यूम की वजह से, उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये मैटर है। अगर हम डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल्स के अंदर देखें तो जैसे एक सोफ़ा है, उसका भी क्या है, कोई मास है और वो क्या है, कोई स्पेस को क्या करेगा, घेरेगा। क्यों? क्योंकि उसका एक खुद का वॉल्यूम होगा, वो उसको भी हम क्या कहेंगे कि ये मैटर है। और अगर कोई ग्लास है तो ग्लास क्या होगा, ग्लास भी मास होगा ग्लास का और वो भी क्या करेगा, कोई जगह घेरेगा और उस ग्लास का भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों चीज़ें मैटर के अंदर शामिल होती हैं। लेकिन हम इन दोनों को एक दूसरे के साइज़ की वजह से या शेप की वजह से आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैटर कोई भी ऐसी सब्सटेंस हो सकता है जिसका कोई मास हो, मतलब उसका वेट हो और वो कोई भी जगह घेरे अपने वॉल्यूम की वजह से, तो वो मैटर है। अगर हम आम लाइफ के एग्जाम्पल के अंदर देखें तो वो सारी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं उनको हम मैटर के अंदर शुमार कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि ऑल एवरीडे ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी टच्ड आर अल्टीमेटली कंपोज्ड ऑफ एटम्स। वो सारी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, ऑल द एवरीडे ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी टच्ड, जिनको हम छू सकते हैं, आर अल्टीमेटली कंपोज्ड ऑफ एटम्स, कि वो आम तौर पर एटम से मिलकर बनी होती हैं।
एटम को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? एटम को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। जैसे क्या होगा कि कार्बन है वो क्या है, एक एलिमेंट होगा, ठीक है। अब उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको हम क्या कहेंगे, वो स्मॉलेस्ट चीज़ जिससे मिलकर कार्बन बना है वो हमारे पास एटम है। जैसे कार्बन है उसको हम 12 नंबर के तौर पर कंसीडर करते हैं कि 12 AMU। अगर हम कार्बन को डिवाइड करना चाहेंगे 12 पार्ट्स के अंदर, तो एक कार्बन के 12 पार्ट्स का जो एक हिस्सा होगा वो उसका एटम होगा। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और इसके अलावा क्या हो सकता है, इस एटम के अंदर भी क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिनसे मिलकर एक एटम बनता है। अब हमें शुरू से बताया हुआ होता है कि एटम कैसे बनता है। एटम के अंदर 3 असल में सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 के बारे में ज़्यादातर बताया जाता है कि प्रोटॉन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है जिसके ऊपर होता है कोई चार्ज नहीं होता, वो चार्ज लेस है। और ये दोनों कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होती हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि ऑल द एवरीडे ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी टच्ड आर अल्टीमेटली कंपोज्ड ऑफ एटम्स which are made up of interacting subatomic particles. Matter generally includes atoms and anything made up of them. मैटर किसके ऊपर कंसिस्ट करता है, एटम के ऊपर, और वो सारी चीज़ें जो एटम से मिलकर बनती हैं वो मैटर कहलाएंगी। और एटम किससे मिलकर मिलता है, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, एंड एनी पार्टिकल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल, या फिर कोई भी पार्टिकल्स और उनकी आपस में कॉम्बिनेशन जो है वो क्या बनाएगी, वो एक एटम बनाएगी। एज दे हैव मास एंड वॉल्यूम। अब हमें यहाँ से एक बात पता चली कि वो सारी चीज़ें जिनका मास होगा और उनका कोई वॉल्यूम होगा, सिर्फ और सिर्फ वो होंगी जो कि एक मैटर बना सकती हैं। ऐसी चीज़ जो मास से लेस है वो मैटर नहीं बना सकती। जैसे अगर हम लाइट को देखें तो हमारे कमरे के अंदर हर बल्ब से कोई ना कोई लाइट आ रही है, लेकिन हम क्या नहीं कर सकते, उस लाइट को डिवाइड नहीं कर सकते कि ये लाइट जो है इसका वॉल्यूम इतना है, या फिर ये लाइट का मास इतना है, वो कितनी जगह घेर रही है, हम उसका ये नहीं बता सकते कि ये कितनी भारी है। तो हम क्या करेंगे, उसको किसी भी मैटर के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अंदर लिखा हुआ है, इट डज नॉट इंक्लूड द मास लेस पार्टिकल्स सच एज द फोटॉन्स। फोटॉन्स असल में हम किसको कहते हैं, हम कहते हैं कि लाइट ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ रेज। इन रेज के दरमियान एनर्जी के बैग्स होते हैं। दीज एनर्जी बैग्स आर नोन एज द फोटॉन्स। ये एनर्जी के जो पार्टिकल्स होंगे, बैग्स होंगे, उनको हम कहेंगे कि ये फोटॉन है। और ये जो फोटॉन है ये जब किसी भी पार्टिकल के ऊपर पड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ भी कर सकते हैं, और ये क्या कर सकते हैं, बाद में इलेक्ट्रॉन्स को वापस भी ले सकते हैं ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ भी करते हैं। कैसे, जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी है, उसके अंदर क्या होता है कि फोटॉन जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करते हैं, एक्साइट कर देते हैं एक तरीके से। तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि वो एलिमेंट्स या वो पार्टिकल्स जिनका अपना कोई मास नहीं है वो क्या करेंगे, ना उनका कोई वॉल्यूम है, वो मैटर के अंदर नहीं इंक्लूड हो सकते। मैटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें इंक्लूड होंगी जिनका ना सिर्फ मास है बल्कि वो क्या कर रहे हैं, कोई स्पेस भी घेर रहे हैं। और स्पेस क्यों घेर रहे हैं, उनका कोई वॉल्यूम है जिसकी वजह से उन्होंने ये स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। हम कब से एटम की बात कर रहे थे, तो हम एटम को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एटम्स कैन बी इमेजिन्ड। यहाँ पर इमेजिन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि फ़िज़िक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग थ्योरेटिकली तो प्रूव करते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली प्रूव नहीं हो सकती। तो जैसे एटम है, वी कंसीडर इट एज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम कहलाएगा। तो ये एटम को हम लोग सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं अब कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है।
हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ज़्यादातर वो पहले इमेजिनेशन के तौर पर ही होते हैं। तो यहाँ पर ये हमें कह रहे हैं कि एटम कैन बी इमेजिन एज द न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये कैसे न्यूक्लियस हो सकता है कि न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, वो चार्ज लेस होते हैं, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। जबकि प्रोटॉन जो होते हैं वो हैवियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। और इसको हम लोग हीलियम से भी कंपेयर करते हैं असल में प्रोटॉन को। और प्रोटॉन का जो चार्ज हम कंसीडर करते हैं ये पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और इसी की वजह से जो होता है किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसके आगे लिखा हुआ है कि एंड अ सराउंडिंग क्लाउड ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स विच टेक अप द स्पेस। और इसके सराउंडिंग के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपना एक क्लाउड बना लेंगे। क्लाउड हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक शेल से ज़्यादा शेल किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद हो सकते हैं, किसी भी एटम के अंदर। तो हम क्या कहेंगे कि ये एक क्लाउड बना रहे हैं विच टेक अप द स्पेस, जो कि ज़्यादातर स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। हमने बोला कि एटम एक ऐसा इमेजिनरी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके सराउंडिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अंदर मौजूद हैं, मतलब उसके शेल्स हैं वो घूम रहे हैं मुसलसल। अब इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करते हैं तो वो ना सिर्फ एटम के इर्द गिर्द घूमते हैं बल्कि अपने एक्सिस के ऊपर भी हमेशा घूम रहे होते हैं, कि जहाँ पर वो मौजूद हैं वो खुद भी हमेशा घूमते रहते हैं और एटम के अंदर किसी भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी घूमते रहेंगे हमेशा। विच टेक अप दी स्पेस, जो कि क्या करेंगे कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द के स्पेस को घेरेंगे। अब हमने बोला कि मैटर कितनी स्टेट्स के अंदर मौजूद हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका वेट हो और वो किसी जगह को ऑक्यूपाई करे और उसका कोई वॉल्यूम हो, तो वो कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर डिवाइड हो सकता है, जैसे कि गैस, लिक्विड और सॉलिड। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। नंबर 1 इज़ द गैस, नंबर 2 इज़ लिक्विड एंड नंबर 3 इज़ सॉलिड। जो हमारे पास गैशियस स्टेट होती है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसके मॉलिक्यूल्स एज़ कम्पेयर टू गैस होते तो ये भी दूर है, लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे गैस के मुताबिक तो ये गैस के मुताबिक ज़्यादा करीब होते हैं एक दूसरे से, इतना दूर नहीं होते जितना गैस मॉलिक्यूल्स जितना दूर होंगे उतना ये मॉलिक्यूल्स दूर नहीं होंगे। अगर हम बात करें सॉलिड की तो इसके अंदर जो स्पेस होता है वो बहुत कम मौजूद होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डेंसली एक दूसरे से पैक्ड होते हैं, मतलब वहाँ पर इतनी जगह नहीं होती बीच में कि ये वो जगह को खाली छोड़ सकें, ये इतना क्लोजली एक दूसरे से बाउंड है। इसी वजह से किसी सॉलिड को दूसरी चीज़ के अंदर कन्वर्ट करना, दूसरी स्टेट के अंदर कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है और इसमें देर लगती है। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली एक दूसरे से बाउंड है, तो वो इतनी आसानी से अपने साथ वाले मॉलिक्यूल को नहीं छोड़ेंगे। अब अगर हम गैस की एग्जांपल लें तो हमारे घरों के अंदर जो आम तौर पर सुई गैस आई होती है ये असल में मीथेन होती है, और मीथेन के अंदर क्या होता है, एक कार्बन का एटम मौजूद होता है और उस कार्बन के इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। ये CH4 मार्श गैस भी हम इसे कहते हैं। ये आम तौर पर हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। ऑक्सीजन जब होता है तो उसके अंदर बर्न होती है ये गैस, एंड ये किसकी एग्जांपल होती है, गैशियस स्टेट की। उसके बाद आ जाती है लिक्विड स्टेट। तो जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, वाटर हो गया, ये सब लिक्विड स्टेट की एग्जांपल के अंदर आता है। और अगर सॉलिड स्टेट के बारे में बात करें तो सॉलिड स्टेट के अंदर जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ सॉलिड स्टेट के अंदर आती है। पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि तीनों स्टेट्स के अंदर मौजूद होता है। जैसे पानी एवापोरेट होता है कैसे, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो ये वेपर्स क्या होते हैं, भाप होते हैं। तो ये क्या किस स्टेट के अंदर आ गए, गैशियस स्टेट के अंदर आ गए। दूसरी चीज़ आई लिक्विड स्टेट। तो पानी जब हम उसे पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पास लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। वो जब हम उसे जमा देते हैं बर्फ़ के तौर पर तो वो सॉलिड स्टेट के अंदर इंक्लूड होता है।
हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे गैसीय स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट की, जो इनको एक दूसरे से अलग अलग करती हैं। अब सबसे पहले हम गैसीय स्टेट से स्टार्ट करते हैं कि मैटर इन गैसीय स्टेट हैव डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। कि अगर मैटर किसी गैसीय स्टेट के अंदर है तो ना उसकी डेफिनेट कोई शेप होगी और ना ही उसका कोई वॉल्यूम होगा। हम बोलेंगे कि इसका वॉल्यूम क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक फ़ोर्स एक्सर्ट करते हैं। उस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये फोर्सेस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करते हैं क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। इसकी वजह से ये वो फोर्स एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट नहीं कर पाते जो कि करीब मौजूद मॉलिक्यूल्स करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका कोई वॉल्यूम नहीं होता। दैट्स वाई देयरफॉर गैसेस ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस। कि हम जिस कंटेनर के अंदर इसको डाल देंगे उसके अंदर गैसेस उसका सारा जो स्पेस है वो सारा घेर लेगी। जैसे हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास दो कंटेनर्स हैं। एक कंटेनर है जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है और एक कंटेनर है जिसका साइज़ जो है वो छोटा है। अब हमें क्या करनी है कि उन दोनों के अंदर गैस को फिल करना है। गैस वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी जो कि ज़्यादा कंटेनर के अंदर है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी जो कि कम छोटे कंटेनर के अंदर है। वो दोनों स्पेस को गैस ऑक्यूपाई कर लेगी बगैर ये सोचे कि वो कंटेनर छोटा है या कंटेनर बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका ना कोई शेप है और ना ही इसका कोई वॉल्यूम है। आगे लिखा हुआ है देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक। कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके दरमियान वो फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर डेवलप नहीं हो सकती क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से दूर हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रेशर इज़ अ सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस। कि अगर हम गैसेस की कोई प्रॉपर्टी को देखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि गैसेस किसी भी चीज़ के ऊपर अपना एक प्रेशर ऑक्यूपाई कर सकती हैं। इसी वजह से ये उनकी एक सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी होगी। अब आगे लिखा हुआ है कि द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ द गैस हैव बीन स्टडीड क्वाइट एक्सटेंसिवली। अब हम क्या कह रहे हैं कि प्रेशर की वजह से या टेम्परेचर की वजह से, कि अगर हम या तो प्रेशर को बढ़ा रहे हैं या फिर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से कोई गैस जो कि पहले से किसी भी शेप के अंदर या सिलेंडर के अंदर मौजूद है उस पर क्या असर पड़ेगा। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि गैस का अपना कोई वॉल्यूम है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि गैस किसी कंटेनर के अंदर पहले से फिल्ड है और उस कंटेनर के अंदर जो गैस का वॉल्यूम मौजूद है उसके अंदर क्या इफ़ेक्ट होता है, इंक्रीज़ इन प्रेशर या फिर इंक्रीज़ इन टेम्परेचर का, उसको हमने बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी किया हुआ है। कि क्वाइट एक्सटेंसिवली का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज हमने इसकी हासिल की है कि प्रेशर को बढ़ाने का और टेम्परेचर को बढ़ाने का इफ़ेक्ट उस वॉल्यूम के ऊपर क्या होता है जो वॉल्यूम ऑफ गैस पहले से किसी सिलेंडर के अंदर मौजूद है। अब हम पहले ये पढ़ेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है ऑन द वॉल्यूम। गैस के वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर को बढ़ाने से क्या इफ़ेक्ट होता है। अब हम ये कह रहे हैं कि किसी भी सिलेंडर के अंदर पहले से कोई गैस मौजूद है। अब हमने क्या किया कि उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। जब हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो उसके मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे से फार थे, एक दूसरे से दूर थे, अब वो क्या करेंगे, प्रेशर की वजह से वो एक दूसरे के नज़दीक आने की कोशिश करेंगे। जब वो एक दूसरे के नज़दीक आने की कोशिश करेंगे कि तो वो वॉल्यूम जो कि गैस ने ऑक्यूपाई किया हुआ था प्रेशर के बगैर, वो वॉल्यूम अब कम होने लग जाएगा।
क्यों? क्योंकि जब हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, खुद ब खुद डिक्रीज हो जाता है। अब वो गैस जो कि एक बड़े सिलेंडर के ऊपर आ रही थी, हमने उसके ऊपर प्रेशर लगाने लग गए, तो अब वही गैस क्या होगी, उस सिलेंडर के एक छोटे से पार्ट के अंदर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि गैस की तो ना डेफिनेट शेप है और ना ही कोई वॉल्यूम है। अगर आप उसको ज़्यादा कंटेनर के अंदर डालेंगे तब भी वो फिट आ जाएगी उसके अंदर, अगर आप उसको कम साइज़ के कंटेनर के अंदर डालेंगे तो तब भी वो उसके अंदर फिट आ जाएगी। तो हमें क्या पता चला कि वॉल्यूम और प्रेशर का इफ़ेक्ट एक दूसरे के ऊपर इन्वर्स होता है, कि अगर वॉल्यूम को हम कम करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। या फिर हम दूसरे वर्ड्स के अंदर ये भी कह सकते हैं कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो कम होने लग जाएगा। अब इसको एक साइंटिस्ट ने भी डिफ़ाइन किया था, जिनको हम कहते हैं, पूरे प्रोसीजर को एक स्टेटमेंट के अंदर लिखा था कि जिसके मुताबिक हमें ये बोला जाता है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, के टेम्परेचर को आगे पीछे नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है हमेशा पूरे प्रोसीजर के अंदर, और हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, कम होगा। और इसको हम कहते हैं कि ये बॉयल्स लॉ है। तो इस लॉ के मुताबिक भी हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो जो वॉल्यूम है वो कम होगा। अब इसके बाद क्या है कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। अगर हमारे पास एक सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद है, हमने क्या किया कि उसके टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स वहाँ पर प्रेजेंट थे, मॉलिक्यूल्स जो मौजूद होते हैं किसी भी स्टेट के अंदर, वो हर वक्त कंटिन्यूस मोशन के अंदर होते हैं। वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, जैसे कि वाइब्रेट कर रहे हों। वो हर वक्त रैंडम मोशन के अंदर भी होते हैं, कि वो रैंडम मोशन करते हैं अपने मुताबिक, जहाँ उन्हें सही लगता है उस जगह। लेकिन उस जगह में जहाँ खाली होती है उस जगह पर रैंडम मोशन करते हैं, अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट करते हैं। अब हमने क्या कहा कि अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो उस टेम्परेचर की वजह से जो ये मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और रैंडम मोशन करते हैं, वो एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब वो एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। जब वो ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करेंगे तो वो ही गैस जो होगी, जो पहले कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही थी, अब इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होगा कि वो ज़्यादा वॉल्यूम को घेरेगी। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। अब हमें ये पता चला कि जो प्रेशर का इफ़ेक्ट होता है वो हमेशा इन्वर्स होता है किसी भी गैस के वॉल्यूम के ऊपर, कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। लेकिन जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है वो डायरेक्ट होता है, कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो वॉल्यूम होगा वो भी बढ़ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि लिक्विड स्टेट के बारे में। द लिक्विड स्टेट हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जो लिक्विड स्टेट होती है इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होती जितनी ज़्यादा सॉलिड की होती हैं, लेकिन हम अगर इसे गैसेस से कंपेयर करेंगे तो इसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से एज़ कम्पेयर टू गैसेस थोड़े करीब होती हैं, जिसकी वजह से वो फिर भी एक दूसरे के ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को एक्सर्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद क्या होता है, इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। जैसे आपने खुद भी देखा है कि लिक्विड है, आप उसको थर्मोस की बॉटल के अंदर डालें वो तब भी उसका क्या होगा, उसके अंदर आ जाएगा। अगर आप उसको ग्लास के अंदर डालें वो तब भी आ जाएगा। अगर वाटर बॉटल के अंदर डालें वो तब भी आ जाएगा। तो लिक्विड का अपना कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और डेफिनेट वॉल्यूम किस चीज़ की वजह से होता है, उस चीज़ की वजह से होता है कि इनके अंदर एज़ कम्पेयर टू गैसेस जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़े करीब होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। आगे लिखा हुआ है कि इट अटेन्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट। ये उसी कंटेनर की शेप ले लेगा जिसके अंदर इसको रखा जाएगा। लिक्विड्स एवापोरेट एंड देयर वेपर्स एक्सर्ट द प्रेशर।
लिक्विड जब एवापोरेट होते हैं, जैसे जब वो भाप के अंदर चेंज हो जाते हैं, तो वो जो भाप बन जाते हैं, अब वो क्या करते हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर डालेंगे। अब हम बताएंगे कि ये वेपर प्रेशर असल में होता क्या है। द टेंडेंसी ऑफ अ मटेरियल टू चेंज इनटू द गैसियस और वेपरस स्टेट। अगर कोई मटेरियल है, हम उसको गर्म कर रहे हैं, तो उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो कितनी जल्दी अपनी स्टेट को चेंज करेगा, गैसियस या फिर वेपरस स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं कि ये वेपर प्रेशर है। हर एक मटेरियल दूसरे के अंदर स्टेट के अंदर चेंज नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो तीनों स्टेट्स के अंदर होते हैं चेंज। जैसे कि वाटर भाप के अंदर होता है, गैस लिक्विड के अंदर होता है जो हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड के अंदर होता है जो हम उसको जमा कर बर्फ़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और ये तीन स्टेट्स एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। जैसे कि जब हम पानी को जलाते हैं, बॉईल करते हैं, तो वो वेपर्स के अंदर तब्दील हो जाता है, और जब हम उसी पानी को फ्रीज़ करते हैं तो वो बर्फ़ के अंदर चेंज हो जाता है। इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो वेपर प्रेशर होगा वो भी बढ़ जाएगा, मतलब उसके चेंज होने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे अगर हमने ग्लास के अंदर पानी रखा हुआ है, वो क्या होगा, वो बिल्कुल हमने एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ दिया, तो अगर हम उसको पूरा दिन के लिए छोड़ेंगे और शाम को आकर चेक करेंगे, तो तब भी जो उसकी लेंथ है वो थोड़ी सी कम हुई होगी। क्यों? क्योंकि पानी एवापोरेट हो जाता है। अगर हमने क्या किया कि उसी पानी को चूल्हे के ऊपर रख दिया और हमने उसको बॉईल करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा कि उसकी जो टेंडेंसी होगी, उसकी जो एबिलिटी होगी कि वो भाप के अंदर चेंज हो जाए, वो ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा अपनी वेपर स्टेट के अंदर। अब हम लोग अगर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे कि बॉयल होता है वाटर, तो हमें बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ज़रूर बात करनी पड़ेगी। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि when the vapor pressure becomes equal to the external environmental pressure, कि जब वो प्रेशर जो कि भाप के अंदर कन्वर्ट होने की वजह से वाटर अपनी वाटर की सरफेस के ऊपर लगा रहा है, जब इक्वल हो जाएगा उस प्रेशर के जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उस सरफेस के ऊपर लगा रही है, तब हो रहा है जब वो वाटर बॉईल हो रहा है, तो वो प्रेशर जो कि भाप के अंदर कन्वर्ट होने की वजह से लग रहा है वाटर की सरफेस के ऊपर, और वो प्रेशर जो कि बाहर की इन्वायरमेंट की वजह से लग रहा है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, तो हम उनको कहेंगे कि ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है। Liquids are less mobile than gases, therefore they diffuse more slowly. अब डिफ्यूज़ का क्या मतलब होता है कि दो ऐसे मिक्सचर हैं, उनका आपस में इस तरीके से मिलना कि वो होमोजीनस स्टेट बना लें। मतलब अब हम दो मॉलिक्यूल्स को आपस में एक दूसरे से अलग ना कर करके बता पाएँ कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है और दूसरा कौन सा मॉलिक्यूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है, वाटर के अंदर दो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। अब जब वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, वाटर बन जाता है, तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का था और कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का था। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम कि ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है। और अगर ये बन रहा है दो मॉलिक्यूल्स के आपस में डिफ्यूजन की वजह से, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डिफ्यूजन। ठीक है, ये क्या होते हैं, लिक्विड्स लेस मोबाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उतनी आसानी से ट्रैवल नहीं करते जिस आसानी से एयर ट्रैवल करती है। क्यों? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे से इतना ज़्यादा दूर नहीं होते, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से ये लेस मोबाइल होते हैं और उतनी आसानी से दूसरे के अंदर शामिल नहीं होते जितनी आसानी से एयर जो है वो दूसरी एयर के अंदर शामिल हो जाएगी। मतलब दो गैसियस स्टेट जो है वो आपस में कंबाइन हो जाएंगी। उसके बाद है सॉलिड स्टेट। जो सॉलिड स्टेट होती है इसका डेफिनेट शेप भी होती है कोई, और इसका डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। क्यों? क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, डेंस्ड होते हैं। आगे लिखा हुआ है दे आर रिजिड एंड डेंसर देन लिक्विड्स। रिजिड होते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि ये टफ होते हैं,
रफ होने के साथ साथ रिजिड का क्या मतलब होता है कि ये सख्त होते हैं। इसके अलावा एंड डेंसर दैन लिक्विड्स एंड गैसेस, मतलब इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा एक दूसरे से करीब होते हैं तो वो ज़्यादा डेंस्ड होते हैं, कम जगह पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। दे एग्जिस्ट इन द एमॉर्फस और द क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म का क्या मतलब होता है कि कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म मौजूद है जिस तरीके से शुगर की होती है, इसको हम ये कहेंगे कि ये सॉलिड की क्रिस्टलाइन फॉर्म है। लेकिन दूसरी जगह पर हल्दी मौजूद है तो हल्दी की जो फॉर्म है उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास हल्दी की एमॉर्फस फॉर्म मौजूद है। गैसियस स्टेट की अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी पढ़ेंगे जो कि क्या होंगी, एक दूसरे से उनको आपस में अलग अलग डिफाइन कर सकती हैं, या ये वो जो सिर्फ और सिर्फ गैसेस ही कैरी करेंगी। गैसेस हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। गैसेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ज़्यादातर एक दूसरे से सेम होती हैं। हम गैसेस को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब छू कर तो नहीं बता सकते कि ये कौन सी गैस है, लेकिन कुछ ऐसी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसमें एक डिफ्यूजन भी होती है। डिफ्यूजन अभी हमने पढ़ा था कि दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन कर जाएं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लें कि हम लोग उसके एलिमेंट्स को आपस में एक दूसरे से अलग ना कर सकें, उसको हम कहेंगे कि ये डिफ्यूजन है। और डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है कि द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन्स टू फॉर्म द होमोजीनियस मिक्सचर। ये हमने पढ़ा था कि हर वक्त जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन के अंदर होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं टू एंड फ्रो। तो ये मिक्सिंग जो कि स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से होगी, रैंडम मोशन की वजह से, और कोलिजन मतलब आपस में टकराने की वजह से एक होमोजीनस मिक्सचर बनेगा, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास डिफ्यूजन है। अब लिखा हुआ है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ लिक्विड। ये जो रेट होता है डिफ्यूजन का, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि किसी भी गैस का, लिक्विड का मॉलिक्यूलर मास कितना है। जितनी ज़्यादा भारी होगी उतना ज़्यादा टाइम लेगी डिफ्यूज़ होने के अंदर। जितना ज़्यादा कम उसका मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज़्यादा जल्दी और आसानी से ये डिफ्यूज़ करेगी। लाइटर वंस डिफ्यूज़ रैपिडली देन द हैवियर वंस। जो हल्का मॉलिक्यूलर वेट होगा जिसका, वो ज़्यादा जल्दी दूसरे के अंदर जाकर एब्जॉर्ब हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू वो वाली गैस जो कि क्या है, भारी है। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ एग्जांपल्स की। तो सबसे पहले अगर हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं रूम के किसी भी हिस्से के अंदर तो वो दूसरे हिस्से तक खुद ब खुद पहुंच जाता है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये असल में डिफ्यूजन है। कि वो गैस जो हमने रूम के किसी एक हिस्से के अंदर स्प्रे की है उसके मॉलिक्यूल दूसरे गैस के अंदर खुद ब खुद शुमार हो गए हैं, शामिल हो गए हैं, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो गई है उनके आपस में, रैंडम मोशन और कोलिजन की वजह से ये डिफ्यूजन है। या फिर हम कभी वाटर के अंदर ड्रॉप ऑफ फूड कलर डालते हैं तो हम उसको बाद में अलग अलग नहीं कर सकते कि ये फूड कलर है और ये वाटर है, बल्कि वो पूरा क्या करता है, वाटर को अपने कलर के अंदर चेंज कर लेता है। इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास डिफ्यूजन है। अब हमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि हमें बताना है कि कौन सी गैस जो है वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ करेगी। तो हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर दीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर H2 है तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होगा, 2। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 16 होता है तो दो ऑक्सीजन का जो वेट है वो कितना होगा, 32। कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक कार्बन होता है हमारे पास 12 और एक जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो हमारे पास होता है 16, तो ये मिलाकर हो जाएंगे 28। अब हमारे पास है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन एक होता है 14, अगर दो नाइट्रोजन है तो वो हमारे पास होगा 28। इसके अंदर सबसे ज़्यादा कम वेट किसका है, हाइड्रोजन का, क्योंकि वो 2 है और एक का कितना होता है हाइड्रोजन का, 1। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा रैपिडली डिफ्यूज जो होगी वो हाइड्रोजन होगी। हमारे पास एक और एग्जांपल दी हुई है हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। तो इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम है ज़्यादा आसानी से डिफ्यूज़ करेगी। तो हाइड्रोजन है उसका मॉलिक्यूलर वेट 1 है, यहाँ पर H2 है तो इसका होगा 2।
ऑक्सीजन का एक का होता है 16, अगर O2 है इनका होगा 32। तो वो गैस जो ज़्यादा आसानी से डिफ्यूज़ करेगी वो हमारे पास होगी हाइड्रोजन गैस।